हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे भारत में राष्ट्रवाद वाले चैप्टर के, जो कि है पार्ट 2 कक्षा 10 की इतिहास का। ठीक है जी। और आप देख ही सकते हो कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में आ रखे हैं। 2015, 11, फिर 11, फिर 12, फिर 13, 15, ये किसी ना किसी, ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आ रखे हैं। और देखो इस बार भी आएंगे, यही वाले क्वेश्चन आएंगे। ओके। मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूँ ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते हैं, बस क्वेश्चन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, लैंग्वेज की जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, ताकि जो है वो आपको ये समझ आ जाए कि ये वाला क्वेश्चन किस अलग तरीके से पूछा जा सकता है। क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर ये भी बताऊंगा कि एक क्वेश्चन आपसे किस अलग तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है जी। वीडियो शुरू करते उससे पहले मैं ये भी बता दूं कि इतिहास, भूगोल, समाज विज्ञान और अर्थशास्त्र सारे की सारी बुकों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अपलोड कर रहा हूँ। सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। चलो जी, बिना टाइम वेस्ट करे शुरू कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान है ना, भारत की स्थिति बहुत खराब थी। भारत को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो वो कौन कौन सी समस्या थी? तो भारत को बहुत सारी आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। क्या क्या थी? पहली तो है, प्रथम विश्व युद्ध में जो ब्रिटेन है वो पूरा का पूरा क्या था, वो लड़ाई में लगा हुआ था, जिसकी वजह से उनका जो रक्षा व्यय था ना, व्यय हो गया, ये व्यय नहीं होगा, व्यय होगा। व्यय का मतलब होता है पैसा। ठीक है। मतलब जो एक्सपेंडिचर था, खर्चा था रक्षा का, वो बढ़ गया था। इसकी वजह से उनको पैसे चाहिए थे, तो उन्होंने पैसे कहाँ से लिए? भारत के अंदर टैक्स वगैरह बढ़ा दिया, सीमा शुल्क बढ़ा दिया, आयकर इनकम टैक्स को लगा दिया। और इनका ध्यान जो है पूरा का पूरा लड़ाई में था, भारत की अर्थशास्त्र में, इकोनॉमी में नहीं था। इसकी वजह से भारत के अंदर चीज़ों के दाम जो है वो तेजी से बढ़ना शुरू हो गए। 1913 से लेकर 15 तक चीज़ों के दाम जो है वो दुगने हो गए। अब उनको लोग भी चाहिए थे आर्मी में, तो इसलिए उन्होंने गांव गांव में जाकर लोगों को जबरदस्ती आर्मी में भरना शुरू कर दिया, जबरन भर्ती करना शुरू कर दिया। और इसके साथ एक और चीज़ आ गई। चीज़ क्या आ गई? वो है कि हमारी फसल भी उस समय खराब हो गई। 1918 से लेकर 1919 से 21 के बीच में हमारी फसल भी खराब हो गई। और बहुत सारे लोग, और फ्लू भी फैल गया, फ्लू की महामारी भी फैल गई। और बहुत सारे लोग जो है वो मारे गए। खाद्य पदार्थ की कमी तो हुई, खाने की कमी तो हुई हुई, उससे भी मरे, और साथ में बीमारी फैल गई, उससे भी मरे। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके। सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पीडीएफ के अंदर, हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट क्या है? सिंपल भाषा में बताऊं ना, रॉलेट एक्ट जो है वो शाही विधायिका परिषद थे, जो ब्रिटिश लेजिस्लेचर काउंसिल है, उसने पारित किया था, जिसमें ये बोला गया था कि किसी भी राजनीतिक गतिविधि को, ये किसी भी राजनीतिक गतिविधि को दबाने के लिए किया गया था। इसमें ये बोला गया था किसी भी राजनीतिक बंदी को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में रखा जा सकता है। मतलब मान लो मैंने कोई क्राइम नहीं किया, फिर भी मेरे को 2 साल तक जेल में रख दिया जाएगा बिना मेरे पे मुकदमा चलाए। ऐसा करने से फायदा क्या होगा? अब मेरे में डर बैठ गया, मैं जब जेल से बाहर निकलूंगा तो कुछ भी नहीं करूंगा, आंदोलन वगैरह शांति से भी नहीं करूंगा, आंदोलन बैठूंगा ही नहीं आंदोलन में, क्योंकि अब मैं डर गया, है ना। नेक्स्ट है कि खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आपसे पूछा जाएगा कि खिलाफत आंदोलन जो है ना, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो तुर्की साम्राज्य था ना, ऑटोमन टर्की था, वो हार गया था। और है ना, ये अफवाह फैल गई थी कि उनके जो खलीफा हैं, जो इस्लाम के जो आध्यात्मिक गुरु है ना, नेता है, उनकी जो शक्ति है उनको कम कर दिया जाएगा। ठीक है। उनकी शक्ति को कम कर दिया जाएगा, तो इसी के लिए मोहम्मद अली, शौकत अली और महात्मा गांधी ने मिलकर एक आंदोलन शुरू किया, और इनकी पावर को दोबारा से बरकरार रखने के लिए बोला गया। ठीक है जी। खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की साम्राज्य की हार के बाद खलीफा की स्थायी शक्ति की रक्षा के जवाब में महात्मा गांधी, मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है। यानी जो हमारे खलीफा थे उनकी पावर को बचाने के लिए किया था। ठीक है। नेक्स्ट, पहले तो अब एक है ना, एक असहयोग आंदोलन भी शुरू किया गया था। ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो असहयोग आंदोलन था ना, ये क्यों शुरू हुआ था? तो मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर दिखा देता हूँ। ओके। ये राजी, सबसे पहले तो ये वो वाला आंसर दे रखा है, प्रथम विश्व युद्ध। ओके, ये है वो असहयोग आंदोलन के क्या कारण है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में ना बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें हुई थी हमारे भारत के लोगों के साथ, लोग गुस्सा थे, इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन किया। दूसरा है कि अंग्रेजों द्वारा स्वराज प्रदान करने से मुकर जाना। स्वराज यानी ब्रिटिशर ने बोला था कि हम आपके देश को छोड़ देंगे, आप खुद ही अपनी सरकार चलाना, बट उसके बाद वो मुकर गए, जिसकी वजह से लोगों ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट, वो जो गलत कानून ब्रिटिशर लेकर आई थी ना, उसके खिलाफ लोग गुस्सा थे, इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन किया। उसके बाद एक जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और एक कोलकाता अधिवेशन में 1920 के अंदर कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को बहुमत से पारित किया गया। इसकी वजह से भी, क्योंकि कांग्रेस ने ही बोल दिया था, मेन पार्टी वही थी। तो कोलकाता के अंदर 1920 के अंदर, आपको पता है ना, मैप में मैंने बताया था, मैप की वीडियो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और एमसीक्यू की भी देखना मत भूलना। तो कोलकाता के अंदर है ना, कांग्रेस ने बोल दिया था कि असहयोग आंदोलन को बहुत बड़े बहुमत से सपोर्ट करना है, तो इसकी वजह से भी लोगों ने असहयोग आंदोलन करना शुरू कर दिया। ठीक है जी। चलो,
नेक्स्ट है कि गांधी जी ने ना असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, जो आंदोलन चलाया गया था ना उसको वापस भी ले लिया। क्यों वापस ले लिया? सिंपल सा रीजन आपको बताऊं कि ना एक 1922 के अंदर है ना एक जगह थी जिसका नाम था चौरी चौरा। ठीक है, वहां पर क्या हो गया था, हिंसक लड़ाई हो गई थी हमारे सत्याग्रही के बीच में और हमारे जो पुलिस वाले हैं, ब्रिटिशर की आर्मी वाले, उनकी लड़ाई हो गई थी, जिसकी वजह से गांधी जी, क्योंकि दंगे हो गए थे, लड़ाई हो गई थी, खून खराब हो गया था, गांधी जी को ये बात अच्छी नहीं लगी और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया कि देखो जी खून खराब हो गया। ठीक है जी। और कुछ नेता भी थे जो जिनकी वजह से मतलब देखो, कुछ कांग्रेसी नेता असहयोग जारी रखने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि वह जनसंघर्ष से थक चुके थे, परिषद के चुनाव में भाग लेना चाहते थे, वह परिषद के ब्रिटिश के भीतर ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करना चाहते थे। कुछ ऐसे नेता थे, एक असहयोग में तो पहला तो वो लड़ाई हो गई थी और दूसरा रीजन रीजन ये था कि जो बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर थे ना, वो कह रहे थे हम जी आंदोलन नहीं करना चाहते, हम ब्रिटिशर की सरकार के अंदर जाकर उनकी आलोचना करना चाहते हैं, अंदर से उनको सही करना चाहते हैं। ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। वंदे मातरम किसने लिखा? 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। वंदे मातरम जो है वो एक पुस्तक में आनंद मठ में लिखा गया था, बाद में इसका उपन्यास में लिखा गया था। आनंद मठ नाम की एक उपन्यास में लिखा गया था और एक किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्रा चट्टोपाध्याय। आपको एक मजे की बात बताऊं, चट्टोपाध्याय है ना, आज आप देखोगे ना किसी का भी नाम आपको चट्टोपाध्याय नहीं मिलेगा, एक नाम जरूर मिलेगा जिसका नाम है चैटर्जी। ब्रिटिशर से चट्टोपाध्याय बोला नहीं जाता था, आपसे भी शायद ना बोला जाए कुछ बच्चों से, तो चट्टोपाध्याय को ब्रिटिशर ने चैटर्जी कर लिया और आज आपको चैटर्जी नाम के बहुत लोग दिखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। गांधी जी जब भारत में पहली बार आए थे तो गांधी जी आए, आपको पता है ना 1915 में आए थे, तो 1915 में आने के बाद गांधी जी ने 3 जगहों पर सत्याग्रह किए। कहाँ कहाँ पर किए और क्यों क्यों किए वो आपको बताना है, और इसके मैप में भी क्वेश्चन आ सकते हैं और मैप की वीडियो मैं बता ही चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ओके, और अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसकी एसएसटी इंग्लिश में है तो उसको भी नीचे डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश के नोट्स के साथ और इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ भी वीडियो बना रखी है, वो उनको सेंड कर देना। क्वेश्चन यह है कि 1917 के अंदर गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह किया, 1917 के अंदर ही एंड में खेड़ा सत्याग्रह किया। खेड़ा के अंदर ये पड़ता है गुजरात के अंदर, चंपारण पड़ता है हमारा बिहार के अंदर। ठीक है, और तीसरा गांधी जी ने अहमदाबाद 1918 के अंदर किया था, अहमदाबाद भी गुजरात के अंदर पड़ता है। चंपारण में क्यों किया था? चंपारण में है ना जो ब्रिटिशर थी ना, वो हमारे किसानों को बिल्कुल फोर्स करती थी कि आप है ना नील की खेती उगाओ। ठीक है, बट बात ये थी कि हमारे किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे क्योंकि इससे क्या हो जाती है, फसल खराब हो जाती थी, जमीन खराब हो जाती थी। तो वो गांधी जी के पास गए, गांधी जी को बोला किसानों के देखो ब्रिटिशर हमें फोर्स करती है, आप बातचीत करो और नहीं मान रहे तो आप अनशन करो। तो गांधी जी ने उनके लिए सत्याग्रह वगैरह किया था किसानों के लिए, ताकि उनको दोबारा से नील की खेती ना उगानी पड़े। नेक्स्ट है कि 1917 खेड़ा में आंदोलन क्यों किया था? फसल खराब हो गई थी वहां पर बहुत सारे किसानों की, तो प्लेग फैल गया था, महामारी थी है ना, तो इसकी वजह से बहुत सारे किसानों ने टैक्स नहीं दे पा रहे थे। तो गांधी जी से उन्होंने बोला कि टैक्स माफ करवाने के लिए आप हमारे साथ सत्याग्रह करो, तो इसलिए गांधी जी ने खेड़ा में सत्याग्रह किया। तीसरा है अहमदाबाद। अहमदाबाद में क्या था कि कपास मिल में जो मजदूर काम करते थे ना, उनकी सैलरी को बढ़ाने के लिए, वेतन को बढ़ाने के लिए गांधी जी ने अहमदाबाद में सत्याग्रह किया। ठीक है जी, तीनों के तीनों सत्याग्रह आ गए। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का विचार की व्याख्या कीजिए। अच्छा, सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? गांधी जी का मानना था, सत्याग्रह का मतलब बता रहा हूँ, गांधी जी का मानना था कि अगर आपका कारण सत्य है, आप सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हो और अन्याय के विरुद्ध चल रहे हो, तो आपको खून खराबा और शारीरिक बल की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप शांति से भी, अहिंसा से भी अपनी बातों को मनवा सकते हो और लड़ाई को जीत सकते हो। ठीक है जी, यही था यही था सत्याग्रह और इसी से गांधी जी ने बेसिकली आंदोलन वगैरह करे थे भारत के अंदर बहुत सारे। अब ये देखो, ये क्वेश्चन 2010 में भी आया हुआ है, 14 में भी आया, 15 में भी आया, 17 में भी आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है कि गांधी जी ने प्रस्तावित रॉलेट एक्ट 1919 के विरुद्ध विश्वव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय क्यों लिया? किन्हीं 3 कारणों की व्याख्या कीजिए। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आ सकता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रॉलेट एक्ट को हम काला कानून क्यों कहते हैं। तो बेसिकली रॉलेट एक्ट की बुराइयां लिखनी है क्या? सबसे पहले तो रॉलेट एक्ट भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद भी इंपीरियल लेजिस्लेचर काउंसिल द्वारा पारित किया गया, है ना। उस इंपीरियल लेजिस्लेचर काउंसिल एक सभा थी, उसके अंदर इंडियन भी बैठे हुए थे और ब्रिटिशर भी थे। ब्रिटिशर ने पारित कर दिया, जबकि इंडियन बोल रहे थे कि मत करो, रॉलेट एक्ट 2 साल तक किसी भी बंदे को जेल में रखेगा बिना कार्रवाई किए, तो गलत है। बट उन्होंने बिल्कुल नहीं सुना, तो इसकी वजह से गांधी जी ने इसका विरोध किया, पहला। दूसरा है कि इसमें वही ये क्यों किया गया था? राजनीतिक गतिविधि को दबाने के लिए किया गया था। और तीसरा, इसमें यह बात बोली गई थी कि 2 साल तक किसी भी राजनीतिक बंदी को बिना मुकदमा चलाए जेल में रखा जा सकता है। तो ये तीनों चीजें जो थी वो गांधी जी को बहुत बुरी लगी और इसलिए उन्होंने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह वगैरह किया और इसी वजह से रॉलेट एक्ट को एक काला कानून भी बोला जाता है। ठीक है, चलो
असहयोग आंदोलन जो है वो धीरे धीरे धीमा क्यों पड़ गया? ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, असहयोग आंदोलन के बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है कि ये बताओ कि जो हमारा असहयोग आंदोलन है ना, उनका शहरों में क्या रोल था, लोगों ने शहरों में असहयोग आंदोलन में कैसे पार्टिसिपेट करा। पहले हम उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, असहयोग वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असहयोग वाला जरूर होगा इसके अंदर क्वेश्चन। पहले हम आ जाती है राजी। सबसे पहले तो ये वाला क्वेश्चन है कि जो असहयोग आंदोलन चलाया था ना, शहरों के लोगों ने असहयोग आंदोलन में कैसे पार्टिसिपेट करा, वो देखेंगे हम। तो ये तीनों ही है कि नहीं, ये ग्रामीण इलाकों लिखा है, ग्रामीण हटा दो, शहरी, शहरी इलाकों में लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट करा। ठीक है, शहरों के लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट करा और मध्यम वर्ग के शहरी लोगों ने कैसे भागीदारी जो है वो निभाई, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो शहरों में आंदोलन मध्य वर्ग ने शुरू किया, बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, टीचर ने पढ़ाना छोड़ दिया, शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया, है ना, वकीलों ने मुकदमा लड़ना छोड़ दिया। मद्रास के अंदर एक पार्टी थी, जस्टिस पार्टी, उसके अलावा जितनी भी पार्टी थी सबने इलेक्शन को बॉयकॉट कर दिया। दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग का मतलब पता है क्या होता है? जैसे एक शराब की दुकान है, उसके आसपास लोग खड़े हो गए, ना किसी को आने दे रहे ना किसी को जाने दे रहे, इसको कहते हैं पिकेटिंग। ओके। और जो ब्रिटिशरों के कपड़े होते थे ना, विदेशी कपड़े होते थे जो बड़े मशीनों से बने होते थे, उनको जलाया गया, इकट्ठा करके जलाया गया। और इंडिया के अंदर जो 1921 से लेकर 1921 में 102 करोड़ के कपड़े आते थे ब्रिटिश से, और वो 1922 में सिर्फ एक साल के अंदर आधे हो गए, 57 करोड़। मतलब पहले 102 करोड़ कपड़े, 102 करोड़ रुपए के कपड़े मंगाए जाते थे ब्रिटिशर ब्रिटेन से, बट अब सिर्फ 57 करोड़ के मंगाए जाने लगे, क्योंकि इंडिया ने ब्रिटिशर के कपड़ों का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था। ठीक है। और बहुत सारे जो इंडिया के व्यापारी थे ना, उन्हें तो विदेशी कपड़े खरीदने से भी मना कर दिया। ठीक है, और इससे क्या हुआ, इंडिया के जो कपड़ा मिल है ना, उनको भी बहुत फायदा हुआ। आपसे एग्जाम में अलग से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन का हमारे भारत के कपड़ा उद्योग पे क्या फायदा, क्या प्रभाव पड़ा, क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो ये बताना कि भारत का जो कपड़ा है उसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई थी, भारत के अंदर जो कपड़ा मिल है उसमें बढ़ोतरी हुई थी। ठीक है, परंतु ये जो आंदोलन है जितनी तेजी से ऊपर गया उतनी तेजी से नीचे भी आ गया। रीजन क्या था? रीजन तो पहले ये था कि जब टीचर ने पढ़ाना छोड़ दिया, है ना, स्कूल जाना छोड़ दिया बच्चों ने, तो अब जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो बच्चों को तो कहीं ना कहीं स्कूल में एडमिशन देना ही था, और इंडियन के कोई स्कूल नहीं थे, तो इसलिए बच्चों ने दोबारा से स्कूल जाना शुरू कर दिया और टीचर ने भी पढ़ाना शुरू कर दिया। तो पहला पॉइंट क्या है कि भारतीय संस्थानों की कमी थी, इसके लिए दोबारा से बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया और टीचर ने भी पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है। सेकंड रीजन इस आंदोलन का ठंडा पड़ने का ये था कि गांधी जी ने बोला था कि जी ब्रिटिश कपड़े मत पहनो, बॉयकॉट कर दो। लोगों ने बोला जी कर देंगे। फिर लोगों ने पूछा गांधी जी से कि जी क्या पहने, गांधी जी बोलते खादी पहनो बेटा। अब बाकी लोग जो है वो परेशान हो गए, खादी बहुत महंगी आती थी, तो इसकी वजह से वो खरीद नहीं पाते थे, तो इसलिए उन्होंने दोबारा से ब्रिटिश के कपड़ों पे शिफ्ट होना शुरू कर दिया। ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। अब ऊपर आ जाते हैं दोबारा से। ठीक है, तो हमारा जो ये असहयोग आंदोलन वाला क्वेश्चन है ऊपर जो आएगा, ये हमारा हो चुका है। ठीक है जी, वही बात लिखी हुई है खादी के बारे में, और ब्रिटिश इंडियन संस्थान नहीं थे, ब्रिटिश संस्थान थे, इसकी वजह से दिक्कत आ गई थी। ठीक है, द्वितीय गोल में सम्मेलन के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से क्यों शुरू किया? ठीक है, तो गांधी जी ने जो दोबारा से एक गोल में सम्मेलन जो हुई थी, गांधी जी ने उसको दूसरी में गोल में सम्मेलन, ओके मैं आपको वैसे समझाता हूँ। एक है ना, पहली गोल में सम्मेलन हुई थी, उसके बाद एक सेकंड गोल में सम्मेलन हुई थी। ठीक है, गांधी जी ने सेकंड गोल में सम्मेलन क्यों करी, मतलब गोल में सम्मेलन दोबारा गांधी जी को क्यों करनी पड़ी, उसके बारे में बता रखा है। गांधी जी गोल में सम्मेलन के बाद गांधी जी ने सभी, अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी, माफी चाहूंगा, क्वेश्चन गलत पढ़ दिया मैंने। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि गांधी जी है ना, गांधी जी को है ना, आपको पता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था गांधी जी ने, नमक यात्रा करी थी, उसके बाद गांधी जी को जेल में डाल दिया गया था, और गांधी जी के साथ बहुत सारे लोगों को भी जेल में डाल दिया गया था। तो उसके बाद जब गांधी जी बाहर आए, ठीक है, और वो लंदन वगैरह में गए बातचीत करने, और वहां से आने के बाद ब्रिटिशर ने बोला था कि लंदन में अपनी बात बताना, तो वहां से आने के बाद गांधी जी ने दोबारा से आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, क्यों? 3 कारण बताइए। तो पहले तो यही बात लिखी हुई है कि 1931 के अंदर जो गोल में सम्मेलन हुई थी ना, गांधी जी वहां से निराश होकर लौटे थे, इसकी वजह से उन्होंने दोबारा से आंदोलन शुरू कर दिया, ये पहला रीजन था। दूसरा, लंदन से वापिस आने पर उन्होंने अंग्रेजों का दमन का एक नया चक्र देखा। क्या चक्र देखा? उन्होंने देखा कि जी बड़े बड़े कांग्रेस के नेता को जेल में डाल दिया, और सभाओं पे और प्रदर्शनों को बहिष्कार पर रोक लगा दी। ठीक है, तो मतलब ये सारी की सारी चीजें हो रही थी, जिसकी वजह से गांधी जी को बहुत गुस्सा आया। उनको लगा यार मेरे साथ तो धोखा हुआ है, ये इन्होंने बोला था कि हम आपकी डिमांड पूरी करेंगे, डिमांड तो पूरी करी नहीं, जेलों में डाल दिया हमारे लोगों को। इसके लिए गांधी जी ने क्या किया, दोबारा से जो हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको शुरू कर दिया। ठीक है, चलो
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि नमक यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का आधार कैसे बनी, मतलब नमक को ही क्यों चुना। ठीक है, वो किसी और को भी चुन सकते थे बट नमक को ही क्यों चुना। गांधी जी ने नमक यात्रा निकाली थी ना, कहाँ से निकाली थी, साबरमती से लेकर दांडी तक। अब आप मेरे को ये बताना कि साबरमती और दांडी दोनों किस इलाके में पड़ते हैं, भारत के कौन से राज्य में पड़ते हैं। ठीक है, तो गांधी जी ने साबरमती से लेकर हमारे दांडी तक यात्रा निकाली थी। और नमक को ही वैसे ना गांधी जी ने ना एक लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखा था, जिस लेटर में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले बता रहा हूँ, गांधी जी ने एक लेटर लिखा था लॉर्ड इरविन को और बोला था कि आप हमारी डिमांड पूरी कर दो, नहीं तो हम ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। ठीक है, तो बट उसके बाद क्या हुआ कि जो लॉर्ड इरविन ने क्या कहा, उन मांगों को बोला कि हम ये मांगे पूरी नहीं कर सकते। ठीक है, और उसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन निकालना शुरू कर दिया, यानी नमक यात्रा निकालना शुरू कर दी। यानी 11 मांगों में से एक मांग ये भी थी कि नमक पर कर हटा दो, टैक्स हटा दो। और आज भी देखो नमक पर टैक्स नहीं लगता, 0% टैक्स है नमक पे, इसलिए नमक देखो चीनी से थोड़ा सस्ता मिलता है आपको। एक टाइम पे चीनी और नमक दोनों इक्वल प्राइस के आते थे, बट आप देखो चीनी कितनी महंगी है, नमक कितना सस्ता है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है कि बेसिकली क्या हुआ था, नमक एक ऐसी चीज़ थी जिसको अमीर गरीब दोनों यूज़ करते थे, तो इसीलिए गांधी जी ने नमक को चुना सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने के लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन में औद्योगिक मजदूर वर्ग की भूमिका की परीक्षण कीजिए, मतलब परीक्षण कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको वैसे ही बताता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। सविनय अवज्ञा आंदोलन में औद्योगिक मजदूरों ने कैसे पार्टिसिपेट करा, सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो बिजनेसमैन थे उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट करा, बड़े किसान छोटे किसान और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट महिलाओं में सविनय अवज्ञा आंदोलन में कैसे पार्टिसिपेट करा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा हम आगे आ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं बताऊंगा अभी, नीचे भी ये वाला क्वेश्चन आएगा तो दो दो बार रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध करने वाले राष्ट्रवादी के खिलाफ ब्रिटिश शासन द्वारा की गई कार्रवाई का वर्णन कीजिए। तो आपको पता है कि रॉलेट एक्ट को लेकर है ना, लोगों ने क्या किया था, रैलियां वगैरह आयोजित करी थी, रेलवे वगैरह की के जो कर्मचारी थे वो भी हड़ताल पे चले गए थे, है ना। और टेलीग्राफ जैसी संचार लाइनों को बाधित ना हो इस डर से ब्रिटिशर ने क्या किया था कि सतर्क हो गई थी। और उसके बाद फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। ठीक है, डोंट वरी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में भी पढ़ेंगे, बस इतना याद रखना, जब रॉलेट एक्ट से लोग खुश नहीं थे ना, तो हुआ क्या था कि लोगों ने आंदोलन वगैरह करना शुरू कर दिया और ब्रिटिशर ने लोगों को डराने के लिए क्या किया, जलियांवाला बाग में गोलियां चलवा दी थी हमारे इंडियंस पर। तो इसकी वजह से लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। ओके, तो जलियांवाला के ऊपर एक अलग से 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया आपको। ओके जी, तो यही रीज़न था कि जो रॉलेट एक्ट का विरोध करने वाले राष्ट्रवादी के खिलाफ ब्रिटिशर ने क्या किया, अब उनको पकड़ लिया और पता है क्या करा उन्होंने, उनको सड़क पे रिंगवाया, है ना, रगड़ने के लिए, नाक रगड़ने के लिए बोला गया, सड़क पर रेंगने के लिए बोला गया, सलूट मारने के लिए बोला गया, उनको मारा पीटा गया, उनके गांव में बमबारी भी करी, बॉम्ब भी गिरे, ये सारी की सारी चीज़ें करी ब्रिटिशर ने हमारे जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो राष्ट्रवादी थे ना, उनको दबाने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि अवध के किसानों की किन्हीं 3 समस्याओं की व्याख्या कीजिए। अवध बेसिकली जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा ये अपना असहयोग आंदोलन शुरू किया, देखो गांधी जी ने 2 आंदोलन करे हैं मेन मेन, आपकी बुक के अंदर जो लिखे हुए हैं। एक तो है जी असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन का मतलब जो हमारे गांधी जी उन्होंने बोला कि सहयोग मत करो अंग्रेजों का। ठीक है, दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या था कि ब्रिटिशर के कानून तोड़ो, ये था हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है जी, क्लियर हो गया। ओके जी, आते हम नीचे कि जो गांधी जी ने अवध, अवध का मतलब क्या है, ये बेसिकली है ना, अवध का असहयोग आंदोलन से लेना देना है। अवध एक गांव है। ठीक है जी, तो अवध के जो छोटे किसान थे ना, उनको समस्या थी। क्या समस्या थी, पहली समस्या क्या थी उनकी कि उन्होंने किसानों से बहुत अधिक लगान और अन्य उपकर की मांग की। किसान बिना किसी भुगतान के जमींदार के खेत पर काम करने के लिए बाध्य थे। मतलब पहला तो उनको फ्री में काम करना पड़ता था, सीधा सिंपल बात लिखी हुई है कि हमारे जो छोटे किसान थे अवध के, उनको फ्री में काम करना पड़ता था। ये बात उनको पसंद नहीं थी और उनको बहुत ज़्यादा लगान भी देना पड़ता था। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसानों को बेकार करनी पड़ती थी, वही बात लिखी हुई है कि फ्री में काम करना पड़ता था और पट्टे की कोई सुरक्षा नहीं थी। पट्टे की सुरक्षा ना होना इसका मतलब क्या होता है, जो उनकी ज़मीन थी उसकी कोई सुरक्षा नहीं थी, उन पर उनका कोई अधिकार नहीं था। यानी उनको जो जो जमींदार ज़मीन दे देता ना, वो उनकी नहीं होती थी, वो काम करते थे, पैसे मिलते थे
और उसमें से भी बड़ा हिस्सा जमींदार को देना पड़ता था। ठीक है, तो ये कुछ समस्या थी जो हमारे जो अवध के किसान है वो सामना कर रहे थे। पहले तो बढ़ावा टैक्स था, दूसरा फ्री में काम करना पड़ता था, और तीसरा पट्टे की उनकी कोई सुरक्षा नहीं थी। पट्टा यहाँ पर जमीन का टुकड़ा है। ठीक है, अब जो बच्चा ये वीडियो नहीं देखेगा और डायरेक्ट पीडीएफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना शुरू कर देगा, वो तो कंफ्यूज जाएगा कि यार ये पट्टे और पट्टा क्या लिखा हुआ है, यस सर नो। चलो जी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है। ओके जी, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। और है ना, ये वाली पीडीएफ बेसिकली उन्हीं बच्चों के लिए फायदेमंद हो पाएगी जिनको थोड़ा बहुत चैप्टर के बारे में पता हो। अगर आप बिल्कुल ही ब्लैंक हो चैप्टर के बारे में तो आपको ये करने में भी दिक्कत आएगी। मैं आपको बोलूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में है ना, फुल चैप्टर में इन वन वीडियो, पूरा का पूरा चैप्टर मैंने एक ही वीडियो में समझा रखा है। अगर आपको वैसे तो समझने में, अगर आपने थोड़ा बहुत चैप्टर कर रखा है ना, तो ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे आपको, बट अगर नहीं आ रहे तो रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि जलियांवाला बाग की घटना का प्रभाव का वर्णन कीजिए। अब देखो जलियांवाला बाग क्या हुआ था कि 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर के अंदर बैसाखी का मेला लगा हुआ था। ठीक है, जो रॉलेट एक्ट सत्याग्रही थे ना, उन्होंने क्या किया था, बैसाखी में जो अमृतसर के अंदर मेला लगा हुआ था जलियांवाला बाग के अंदर, वहां पर इकट्ठा हुए थे। और उनको नहीं पता था कि ब्रिटिशर ने मार्शल लॉ लगा रखा है, इकट्ठा नहीं हो सकते, ये वाला रूल निकाल रखा है। और मार्शल लॉ में क्या होती है, सारी की सारी पावर जो होती है आर्मी के लीडर को दे दी जाती है, और उस समय आर्मी का लीडर जनरल डायर था। ओके, अब जनरल डायर ने क्या किया, बंदूकें वगैरह चलवा दी हमारे जलियांवाला बाग के अंदर, बहुत सारे लोग मारे गए। और जब जनरल डायर से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उसने बोला कि मैं डराना चाहता था, नैतिक प्रभाव पैदा करना चाहता था ब्रिटिशर के इंडियन के दिमाग में। कितनी बुरी बात है ना, बट अंग्रेज तो अंग्रेज है ना। तो ये जलियांवाला बाग के ऊपर क्वेश्चन पक्का आता है, और सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। आया बेशक ये 2013 में है, बट इस बार भी आने के पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि 31 जनवरी 1930 को वायसराय रिन को लिखे गए पत्रों में किन्हीं दो मांग का उल्लेख कीजिए। तो मैंने आपको बताया था ना, गांधी जी ने नमक यात्रा निकालने से पहले लेटर लिखा था। ठीक है, ऊपर है ना, ऊपर हमने एक चीज देखी थी, और उसमें क्या दिक्कत थी वो मैं आपको बताता हूँ। 31 को गांधी जी ने, ये जनवरी होगा। ठीक है जी, चलो तो अब आ जाते हैं नीचे। हाँ जी, तो बेसिकली 31, नहीं नहीं 31 मार्च ही हो, 31 मार्च नहीं, 31 जनवरी होगा वो। 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने वायसराय को एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने बहुत सारी डिमांड करी थी। ठीक है, अब क्या क्या डिमांड थी, सबसे पहले तो जो संयुक्त अभियान के तहत सभी संस्थाओं को एक साथ लाने की मांग व्यापक की थी। नमक कर को हटाने की मांग वापस की थी। मतलब उन्होंने, गांधी जी ने बोला था, सबसे पहली चीज तो ये है कि संयुक्त अभियान के तहत सभी संस्थाओं को एक साथ लाने की मांग की थी उन्होंने। और दूसरी उन्होंने क्या बोली थी कि जो भी हमारे नमक पर टैक्स लगे हुए ना, उनको हटा दो। ठीक है, क्योंकि जो नमक है वो एक ऐसी चीज़ है जो अमीर गरीब दोनों यूज़ करते हैं। ठीक है, और 11 डिमांड थी टू गांधी जी की टोटल, जो लेटर लिखा था ना गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को, उसके अंदर बहुत सारी डिमांड थी, 11 डिमांड थी। कुछ डिमांड नॉर्मल थी, कुछ किसानों के लिए थी कि उनका टैक्स वगैरह कम कर दिया जाए, और कुछ नमक जनरल थी जो सबके लिए थी, जैसे नमक कर हटाना। ठीक है जी, क्लियर हो गया, ओके जी। कुछ विभिन्न वर्गों की विशेष मांगे थी। एक, संयुक्त अभियान के तहत सभी संस्थाओं को एक साथ लाने की मांग थी। तो पहली डिमांड यही थी कि सभी संस्थाएं ना, उनको एक साथ लाया जाए। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट वाले पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि पूना पैक्ट की प्रमुख विशेषता बताइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझा देता हूँ ये पूना पैक्ट है क्या। ठीक है, पहले तो एग्जाम में क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकता है, पूना पैक्ट कब साइन हुआ, 1932 में साइन हुआ। ठीक है, अब सुनो ये पूना पैक्ट है क्या। गांधी जी ने ना एक लेटर लिखा था, वो सॉरी, रियली सॉरी, मैं दूसरे क्वेश्चन पे आ गया था। पूना पैक्ट है क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक है ना, दलित के साथ है ना कांग्रेस बहुत भेदभाव करती थी। जो दलित लोग हैं ना, उनके साथ कांग्रेस बहुत भेदभाव करती थी। और जो ब्रिटिशर थी वो है ना, उनके साथ थे हमारे जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कांग्रेस थी वो तो भेदभाव करती थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि ब्रिटिशर, जो हमारे कांग्रेस है, वो तो बहुत भेदभाव करती है। तो इन्होंने बोला था, जो भीमराव अम्बेडकर है, उन्होंने बोला था कि हमारा एक अलग इलेक्शन करवाओ, अलग से इलेक्टोरेट, अलग से इलेक्शन की मांग करवाई। और उन्होंने बोला कि हमारे अलग से इलेक्शन होने चाहिए। गांधी जी ने नहीं बोला कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इससे दूरियां बढ़ेगी, दलितों में
दलितों में और जो नॉर्मल लोग, दूसरे लोग हैं, नॉर्मल तो नहीं बोलना चाहिए, रियली सॉरी, नॉर्मल क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, सारे लोग ही नॉर्मल है। तो जो दलित थे, है ना, उनसे भेदभाव करती थी कांग्रेस। उसके बाद क्या हुआ, जो बाकी लोग थे, जो कांग्रेस थी, वो कह रही थी कि हाँ अलग से होने दो, बट गांधी जी ने बोला नहीं, ऐसे क्या होगा, दूरियां बढ़ेगी लोगों में, ठीक है, तो अलग से आपको इलेक्टोरेट नहीं दे सकते, ठीक है। तो इसी के बाद क्या हुआ था कि 1932 में थोड़ा गांधी जी भी पास में आए, गांधी जी भी थोड़ा 2 कदम पीछे हटे, ओके, और जो भीमराव अम्बेडकर है 2 कदम वो भी पीछे हटे, और पूना पैक्ट साइन हुआ, जिसमें यह बोला गया कि जो हमारे दलित हैं उनके लिए अलग से इलेक्शन तो नहीं होगा, बट हाँ उनके लिए कुछ सीट रिजर्व कर दी जाएगी, उसी को कहते हैं पूना पैक्ट। तो आज आपको पता है ना कि हमारे लोकसभा और राज्यसभा में सीटें रिजर्व है, वो इसी की वजह से, पूना पैक्ट की वजह से ही है। ठीक है जी, क्लियर हो गया, यस और नो, पक्का कोई दिक्कत है? मैं आपको आंसर समझा रहा हूँ, बाकी रीड तो आप करोगे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा, यस और नो। चलो जी, मैं एक बार पढ़ देता हूँ फिर भी आपके लिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन यही है कि भीमराव अम्बेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर ने जो दलित लोग हैं उनकी स्थिति को सही करने के लिए क्या क्या किया? पूना पैक्ट किया, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग भी करी थी उन्होंने, ठीक है, और एक संस्था भी बनाई थी उन्होंने, मैं आपको दिखाता हूँ कि निर्वाचन मंडल और ये, हाँ ये चुनाव वगैरह के लिए नहीं, ये 2 ही मांगे लिखी हुई है, और शैक्षिक संस्था और निर्वाचन मंडल पे सीट रिजर्व करने की मांग भी करी थी उन्होंने, ठीक है, मतलब शैक्षिक संस्थान में भी सीट रिजर्व करने की मांग करी थी, पृथक निर्वाचन मंडल की भी मांग करी थी, और बाद में एंड में पूना पैक्ट साइन करवाया था, ठीक है जी, ये भीमराव अम्बेडकर ने करवाया था, ओके। चलो, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, कांग्रेस के कुछ लोग अपने आप को बड़ा मानते थे, बाकी को छोटा मानते थे, है ना, भेदभाव करते थे। रीड करोगे आपको क्लियर हो जाएगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, बाकी पीडीएफ तो मैं दे ही दूंगा, ठीक है। चलो, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने कैसे पार्टिसिपेट करा? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अभी ही बता देता हूं मैं महिलाओं का, ठीक है, क्योंकि महिलाओं का क्वेश्चन ज्यादा आता है, एक तो महिलाओं का और एक हमारे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनका क्वेश्चन ज्यादा आता है। पहले तो महिलाओं का सुन लो। गांधी जी की नमक यात्रा में भी महिलाएं जो है वो घर से बाहर निकली थी और उन्होंने आंदोलन में पार्ट लिया था। उन्होंने भी कपड़ों को जलाया था, शराब की दुकानों को घेरा वगैरह मतलब किया था, पिकेटिंग वगैरह करी थी, है ना। ओके, ये जो है महिलाओं ने भी किया था। साथ में शहरों में भी महिलाओं, जो गरीब अमीर जो जाति की वो थी ना, महिलाएं थी, उन्होंने भी पार्टिसिपेट करा था। और उनसे जब पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रही हो, तो उन्होंने पता क्या बोला? उन्होंने बोला कि मेरी राष्ट्र सेवा है, ठीक है, ठीक है, इन्होंने बोला कि मेरा कर्तव्य है, ये मेरी पवित्र ड्यूटी है देश के प्रति। कितनी बढ़िया बात बोली महिलाओं ने। बट फिर भी उनका कुछ हुआ नहीं, उनका कुछ हुआ नहीं, इसका मतलब क्या है? उनको ना कुछ भी नहीं मिला, उनको मतलब उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं गई। उनको लगा कि यार हम अगर ऐसा करेंगे, हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हमको कोई बड़ी पोस्ट भी मिलेगी कांग्रेस में, हमारा भी प्रतिनिधि होगा, कोई फीमेल भी प्रतिनिधि करेगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। महिलाओं को कोई भी वो नहीं दिया गया, इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। सिर्फ हाँ कि हाँ ठीक है, अच्छी बात है, पार्टिसिपेट कर रहे हो, बस इतना ही, कुछ मांगो मत इन रिटर्न, ये बोल दिया गया एक तरह से अचानक, है ना। और जेल वगैरह भी गई थी, ये भी लिखना। ओके, चलो जी, नेक्स्ट वाले, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महिलाओं ने कैसे पार्टिसिपेट करा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं का वर्णन करें। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो नमक यात्रा वाली थी ना, वो है ना बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकती थी, बट इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। रीजन क्या थे? पहला रीजन तो था कि दलितों की सीमित भागीदारी, क्योंकि कांग्रेस बहुत भेदभाव करती थी, तो दलितों ने बहुत कम पार्टिसिपेट करा कि यार ये लोग हमारे साथ भेदभाव करते हैं, हम इनके आंदोलन में क्यों जाए। दूसरा, मुसलमानों ने भी बहुत कम भागीदारी अपनाई, भागीदारी की। क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस थी उस समय वो हिंदू महासभा के पास थी, तो मुसलमानों को लगा कि यार ये तो गलत है, तो हिंदू धर्म को अपने पास ज़्यादा देख रही है, तो इसलिए उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा, ठीक है। और दूसरा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में अलग अलग लोगों की अलग अलग आकांक्षाएं थी, ठीक है। अमीर बिजनेसमैन कुछ और चाहता था, गरीब किसान कुछ और चाहता था, है ना, वर्कर कुछ और चाहते थे, तो सबकी अलग अलग आकांक्षाएं थी। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और नेक्स्ट है कि जो कांग्रेस है ना, वो बड़े व्यापारी को सपोर्ट करते थे, श्रमिकों को सपोर्ट नहीं करते थे, है ना। वर्कर बोलते थे कि हमारी सैलरी तो बढ़वाओ, सैलरी बढ़वाने की बात भी करूं, बट कांग्रेस जो थी वो चुप रहती थी। क्यों? क्योंकि व्यापारी वर्ग है ना, कांग्रेस को पैसे दे रहे थे आंदोलन चलाने के लिए। तो ये भी एक वजह थी जिसकी वजह से औद्योगिक श्रमिकों ने भी पार्टिसिपेट नहीं करा और थोड़ा कमजोर हुआ आंदोलन। तो ये कुछ वजह थी, ठीक है। चलो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि वो रॉलेट एक्ट वाला ही पूरा का पूरा आपको वर्णन करना है, रॉलेट एक्ट का, ठीक है। मैंने यहाँ पर हर एक क्वेश्चन लिख रखा है जो प्रीवियस ईयर पेपर में आ रखा है, इसलिए आपको क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो आंध्र प्रदेश के गोदाम हिल्स के अंदर, ठीक है, असहयोग आंदोलन में शहरों में कैसे पार्टिसिपेट करा। एक हम ये भी देख लेते हैं,
गाँव के अंदर जो गोदाम हिल्स होती है ना, वहाँ पर लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट करा उसके बारे में देखने वाले हम, ठीक है जी। तो मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश के अंदर होता आदिवासी लोगों ने कैसे विद्रोह वगैरह किया, पार्टिसिपेट किया, ठीक है। आपसे अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आदिवासी लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट करा सविन्य हमारे असहयोग आंदोलन में। तो देखो यार, बात ऐसी थी कि आंध्र प्रदेश के जो गुदेम पहाड़ियों के जो निवासी वगैरह थे ना, उन्होंने विद्रोह वगैरह शुरू किया था। ऐसा क्यों किया था कि जो औपनिवेशिक सरकार थी ना, ब्रिटिश सरकार थी ना, वो बहुत पाबंदियां लगाती थी कि आप जंगल में इस वाले एरिया में नहीं जा सकते, अपने मवेशी नहीं चरा सकते, लकड़ियां नहीं ले सकते, ईंधन नहीं ले सकते। ये चीज़ जो है ना, वो हमारे लोगों को, जो गोदाम हिल्स के लोग थे, आदिवासी थे, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई। स्थानीय लोगों की आजीविका और पारंपरिक अधिकारों से उनको वंचित कर दिया गया था। और ब्रिटिश जो थी विद्रोह तब शुरू हुआ जब सरकार ने पहाड़ी लोगों को सड़क निर्माण के लिए बेगार का योगदान करने के लिए मजबूर किया। मतलब है ना, आदिवासी को पकड़ पकड़ के उनको जबरदस्ती बोला गया कि आप काम करो, सड़क बनाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें हुई ना, तो गोदाम हिल्स के जो लोग थे, गोदाम पहाड़ियों के जो लोग थे, आदिवासी थे, उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया, ठीक है। चलो, विद्रोह करना शुरू कर दिया। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा कि सविनयवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन में क्या डिफरेंस है, ठीक है जी। रियली सॉरी। आते हैं जी, पहला पॉइंट है कि असहयोग आंदोलन में लोग औपनिवेशिक सरकार के कानून का पालन नहीं करते थे। इसमें क्या था, कानून को तोड़ते थे। इसमें पालन नहीं करते थे और उसमें तोड़ते थे, कानून जानबूझ के तोड़ते थे। नमक कर हमने तोड़ा था ना, यस और नो। चलो, नेक्स्ट है कि ये शांतिपूर्वक था, बट यहाँ पर तो आपको पता है दपड़दू हो गई थी, यस और नो। जब हमने कानून तोड़ा था, नमक कर तोड़ा था, तो बहुत सारे लोग जेल में भी गए थे। इसमें ना मुसलमानों ने बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट करा था, है ना, क्योंकि असहयोग आंदोलन में खिलाफत की बात भी हो रही थी। बट सविनयवज्ञा आंदोलन में मुसलमानों ने बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट नहीं करा था। स्वराज प्राप्त करने के लिए हिंदू और मुस्लिम एकजुट करने के लिए असहयोग आंदोलन शुरू किया गया, और ये जो है वो पूर्ण स्वराज के लिए शुरू किया गया। तो मोटिव भी अलग अलग था, ठीक है जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ओके। चलो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे पूरे नमक यात्रा की वो पूरी की पूरी स्टोरी बता रखी है। इसे बहुत अच्छे से करनी है क्योंकि नमक यात्रा का क्वेश्चन बनेगा। देखो, कुछ क्वेश्चन जलियांवाला बाग जैसे नमक यात्रा, ऐसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है जी। तो ये तो करने हैं। नमक यात्रा भी आपको अच्छे से कर लेना है। अब वो पूरी स्टोरी है कि गांधी जी ने सबसे पहले 31 जनवरी को लेटर लिखा लॉर्ड इरविन को, है ना, बोला डिमांड पूरी कर दो। लॉर्ड इरविन ने करी नहीं। गांधी जी ने फिर 11 मार्च को अपनी नमक यात्रा शुरू कर दी, है ना। साबरमती से शुरू करी थी हमारे दांडी तक, है ना। 78 वॉलंटियर्स के साथ शुरू करी थी। 240 मील का रास्ता था। हर 10 मील में रुककर भाषण देते गांधी जी। और फिर 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र के पानी को उबाल के नमक बनाया, ओके। ये वही आ गया। आदिवासी जो किसान थे, उन्होंने गांधी जी के स्वराज की धारणा को कैसे समझा, है ना। तो उसमें वही बात लिखा हुआ है कि ब्रिटिशर क्या करती थी, बार बार किसानों को, जो हमारे आदिवासी लोग हैं, आदिवासी किसान हैं, उनको मवेशी को चराने नहीं देती थी, ईंधन इकट्ठा नहीं करने देती थी। और ये बात है ना, लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्होंने फिर आंदोलन कर दिया। और एक्चुअल में विद्रोह कब शुरू हुआ, जब लोगों को, हमारे आदिवासी किसानों को पकड़ के बोला गया कि जी रोड बनाओ। ब्रिटिशर ने जब ये बोला ना, तो वो गुस्सा हो गए और उन्होंने फिर लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। और उन्होंने फिर पुलिस थानों पर हमला भी करना शुरू कर दिया, हमारे लोगों ने, आदिवासी लोगों ने, ठीक है। और उसके बाद है ना, आदिवासी के एक बहुत बड़े नेता थे जिनका नाम था अलौरी सीताराम राजू। RRR देखी है कभी? नीचे देखना, पोस्टर पे लिखा होगा वो। उसमें शायद, जहां तक मेरे को याद है, RRR में अजय देवगन थे। आई एम रियली सॉरी, अभी तक मैंने मूवी देखी नहीं, बट देखूंगा पक्का। और उसमें RRR का रोल शायद, जो हमारे अलौरी सीताराम राजू का रोल जो है, वो शायद, जहां तक मेरे को याद है, वो अजय देवगन जी ने किया है। मेरे को कंफर्म याद नहीं, मेरे को मूवी देखनी पड़ेगी, बट मैंने पोस्टर पे अलौरी सीताराम राजू लिखा हुआ देखा था, ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन ये आता है कि गांधी जी ने वो जो सविनयवज्ञा आंदोलन, वो नमक यात्रा निकाली थी, वो क्यों निकाली थी, ठीक है। और सविनयवज्ञा आंदोलन के कारण पूछा जाए आपसे कि सविनयवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने क्यों किया था, तो ये कुछ रीजन वगैरह लिखे गए हैं। आपको क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन के भारत आगमन पर गो बैक साइमन के नारे के साथ उसका स्वागत क्यों किया गया। भारतीयों की इस प्रतिक्रिया के तर्कों का समर्थन करे। पहले तो इसका आंसर सुन लो, ये सिंपल आंसर है कि जब साइमन कमीशन है ना, एक कमीशन बनाई गई थी जिसमें 7 मेंबर थे, ठीक है। और वो कमीशन बनाई गई थी ताकि भारत में कुछ संवैधानिक जो है या विकास किया जा सके। अब उसमें दिक्कत ये थी, उसमें कोई भी इंडियन नहीं था, इसलिए देखो, इंडिया के लिए बनाई जा रही है बट कोई इंडियन ही नहीं है। तो इंडिया के सारे लोगों ने उसको बॉयकॉट किया। जैसे वो एयरपोर्ट पे आए ना, तो एयरपोर्ट पे आते ही उन्होंने सबसे पहले पोस्टर देखा कि साइमन गो बैक,
है ना। और साइमन, जॉन साइमन जो थे लीडर थे, इसलिए उसका नाम साइमन कमीशन पड़ गया। ज्यादातर लीडर के नाम से ही जो है वो कमीशन का नाम पड़ता है, जैसे मंडल कमीशन बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नाम पे पड़ी थी, तो मंडल कमीशन, है ना। चलो, तो अब ये है कि बेसिकली जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसका क्या क्या कारण था। तो पहला तो साइमन कमीशन विफल हो गया था। दूसरी बात है आर्थिक मंदी आ गई थी। ठीक है, दूसरी बात, और उसके बाद है कि बहुत सारे ब्रिटिशर के गलत गलत कानून थे और भारत के लोगों को पूरी आज़ादी चाहिए थी। तो ये चार वजह थी जिसकी वजह से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये दमनकारी औपनिवेशिक कानून है, नमक वाला, और यही एक मेन रीजन था जिसकी वजह से गांधी जी ने फिर नमक कर को तोड़ने के लिए नमक यात्रा निकाली थी। ठीक है जी, क्लियर है, कोई दिक्कत? ओके जी। ओके, अब आ जाओ जी। क्वेश्चन क्या था, महिलाओं ने कैसे पार्टिसिपेट करा, देख लिया ना ये क्वेश्चन हमने। ओके, अब हम देखेंगे कि उद्योगपतियों ने कैसे पार्टिसिपेट करा, व्यापारिक वर्गों ने कैसे। एक है ना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है उद्योगपति। मैंने जब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जो सैंपल पेपर वगैरह और क्वेश्चन पेपर वगैरह देखे ना लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो सबसे ज्यादा इसी का आ रखा है, उद्योगपति का। ये देखो, ये भी उद्योगपति का है ना, ये भी व्यवसायिक वर्ग, ये भी ये सारे उद्योगपति ये सारे, ये देखो 2017 में, 2014 में, 2000 ये 2010 में, 14 में, 17 में, 2015 अखिल ऑल इंडिया में, 2014, मतलब इतनी बार आ रखा है ये वाला क्वेश्चन कि बहुत ही ज्यादा चांस है इसके। ठीक है, अब देखो सबसे ये अमीर किसानों का भी लिखा हुआ है, तो अमीर किसानों का भी रीड कर लेना कि किसानों ने कैसे पार्टिसिपेट करा। और एक मार्क्स में क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो हमारे गुजरात के अमीर किसान थे उनको क्या कहा जाता था, पटीदार्स। क्या कहा जाता था, पटीदार्स। ठीक है जी। चलो, ये चाहते थे कि ब्रिटिश जो है ना टैक्स लेती है ना वो कम कर दिया जाए। ओके, गरीब किसान क्या चाहते थे कि उनके जिस जमीन पे वो काम कर रहे हैं ना उस पे जो उनको किराया देना पड़ रहा है वो किराया ना देना पड़े। ठीक है जी। ओके, अब हम बात करते हैं जी हमारे अमीर व्यापारिक वर्गों का। मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी आप रीड करोगे क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं आपको टाइम, चलो मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ, आप पॉज कर लो। ये अमीर किसानों का है, पॉज कर लो एक बार और रीड कर लो। ठीक है, करूँ आगे? चलो जी, ये गरीब किसानों का, इसे रीड कर लो। यहाँ से व्यापारिक वर्ग का शुरू हो गया। ठीक है, व्यापारिक वर्ग का बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो व्यापारिक वर्ग जो थे वो किस लिए आंदोलन, असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने क्यों पार्टिसिपेट करा, क्योंकि वो चाहते थे कि जो व्यावसायिक गतिविधियां है ना उसको प्रतिबंध करती थी ब्रिटिशर, तो वो प्रतिबंध ना करे, है ना। वह विदेशी वस्तु से आयात से सुरक्षा चाहते थे, वो चाहते थे कि ब्रिटेन से ना बहुत कम चीजें बनकर आए। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे ना इंडिया की चीज, इंडिया के बने व्यापारियों की कोई चीज खरीदता नहीं था, क्योंकि ब्रिटेन से जो चीजें आती थी वो सस्ती होती थी, है ना। और इसी के लिए जो हमारे एक 1920 के अंदर इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमीशन कांग्रेस बनाई गई। और 1927 में एक मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको फिक्की कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि फिक्की की फुल फॉर्म बताओ, या 90 ये कब बनाया गया था फिक्की, तो याद रखना 1927 में बनाया गया था। ठीक है, और बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन ने सपोर्ट किया था। ठीक है, जैसे कि वो हो गए पुरुषोत्तम दास ठाकुर हो गए, है ना। ऐसे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन ने जो है वो पार्टिसिपेट करा था हमारे सविनय अवज्ञा आंदोलन में, पैसे वगैरह दिए थे उन्होंने, वित्तीय सहायता दी थी, देखो लिखा भी है, वित्तीय सहायता वगैरह दी थी आंदोलन में उन्होंने। ओके जी, अधिकांश व्यापारियों ने। ओके, बट बाद में है ना उन्होंने हाथ वापस ले लिया था, क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा यार गांधी जी तो कभी आंदोलन चलाते हैं, फिर रुक गया सविनय वगैरह, फिर चला, तो फिर ये बात है ना उनको अच्छी नहीं लगती थी, तो इसलिए वो इतने ज्यादा एक्साइटेड नहीं थे अब। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो जी, अब आ जाते, ये मैं टाइम देता हूँ, रीड कर लेना ये। ठीक है, ये वो लिखा हुआ है क्या, ये हमारे औद्योगिक मजदूरों के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, ये ऊपर वाला जो पैराग्राफ है ये हमारे व्यापारिक वर्ग का है। ओके, 5 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है इसलिए मैंने बड़ा लिखा है। ओके, अब आ जाते हैं इस चैप्टर के लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है सुन लो, और ये क्वेश्चन मैं सपोर्टिंग मटेरियल से दिखाऊंगा क्योंकि आंसर उसमें थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि सर बड़ा वाला आंसर है, ये कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ। जो हमारा सविनय सॉरी, भारत में जब 1947 में लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना, अपनेपन की भावना, एकजुट करने के लिए क्या क्या किया उसके बारे में आपको बताना है। घुमा फिरा के कुछ भी क्वेश्चन आ जाए इससे रिलेटेड, मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ घुमा फिरा के क्वेश्चन कैसे आ सकता है। ठीक है, आपसे इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है,
आंसर यही होगा ऊपर वाला। ठीक है जी, कहीं ना कहीं क्वेश्चन अपनेपन की भावना वाला ही टॉपिक है। यस और नो। ये सांस्कृतिक प्रक्रिया क्या है, मैं आपको इसमें भी दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, ये सपोर्टिंग मटेरियल है। सपोर्टिंग मटेरियल के भी कुछ, डोंट वरी, सपोर्टिंग मटेरियल का एक एक क्वेश्चन जो है वो हम इसके अंदर कर चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में मैंने देख लिया। सपोर्टिंग मटेरियल में भी मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, मैक्सिमम क्या, सारे के सारे। ठीक है, पहले तो मैं वो वाला क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको जो मैं बोल रहा हूँ। कौन सा, अपनेपन की भावना वाला, वो दिखा देता हूँ मैं आपको, क्योंकि वो थोड़ा सा छोटा है, उसका क्वेश्चन भी आ रखा है। ये रहा जी, लोगों में सामूहिक अपनेपन की भावना जगाने के लिए क्या क्या किया। ये रहा जी क्वेश्चन। तो सबसे पहले चित्रों और प्रतीकों का यूज किया गया। चित्र और प्रतीक कैसे, जैसे भारत माता की पिक्चर किसने बनाई थी सबसे पहले, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। यस सर नो, क्लियर हो गया नहीं हो गया, ओके। उसके बाद लोक कथाएं, बहुत तो है ना, लोगों में बात ये थी, लोगों में ना बहुत, आप कह सकते हो कि उनको लग रहा था कि यार हमने तो कुछ किया ही नहीं, ब्रिटिश यहाँ से चले जाएंगे तो हम तो बिल्कुल पत्ते पहनेंगे, है ना, ये लगता था लोगों को, ब्रिटिश चले जाएंगे तो हमारी हालत बहुत खराब हो जाएगी। तो बट ऐसा नहीं था। तो इसलिए जो हमारे पुराने शूरवीर थे ना, लोक कथाएं थी जो हमारी पुरानी, उनको दोबारा से लिखा गया और बताया गया, देखो हमारा इतिहास अंग्रेजों से बहुत अच्छा है, अंग्रेज अंग्रेज चले गए तो बुरा नहीं होगा, अच्छा होगा, है ना। चलो, ये चीज हुई। इसके साथ साथ क्या हुआ कि चिन्ह वगैरह का यूज किया गया, झंडे वगैरह का यूज किया लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए, है ना। ये सारी की सारी चीजें, जैसे तिरंगा है। अब मैं जब बोलता हूँ तिरंगा, जब मैं बोलता हूँ भारत के 3 रंग का हमारा तिरंगा, तो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन, पारसी, यहूदी, कोई भी हो इंडियन, उसके सबके लिए इक्वली वैल्यूएबल रखता है और बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है। यस और नो। तो ये क्या, अब देखो, हिंदू अलग जाएगा, मुस्लिम अलग जाएगा, सिख अलग जाएगा, क्रिश्चियन अलग जाएगा, पारसी सारे अपने अपने अलग 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 रास्ते पे जाएंगे, बट जब तिरंगे की बात होगी तो सब आएंगे। यस और नो। तो ये क्यों, ये चिन्ह वगैरह क्या है, ये अपनेपन की भावना जगाता है। जब हम भारत माता बोलते हैं तो क्या मतलब, मेरी माता है सिर्फ, क्या हिंदुओं की माता है, मुस्लिम की माता है, क्रिश्चियन की, सबकी माता है। यस और नो। तो ये क्या है, ये भी एक अपनेपन की भावना है। ठीक है, जब हम भारत माता बोलते हैं तो इसका मतलब कोई पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं होती, पर्टिकुलर कल्चर या लैंग्वेज की बात नहीं होती कि जी भारत माता तो हिंदी वर्ड है तो ऐसा नहीं है। वो पूरे इंडिया की माता है, पूरे इंडिया में जितने भी लोग हैं सब मानते हैं। ये क्या है, एक सामूहिक पहचान है। जब राष्ट्रगान बोला जाता है हम सब उठते हैं, क्यों, क्यों उठते हैं, क्योंकि ये भी एक सामूहिक पहचान है। ठीक है जी, चलो। और चिन्ह वगैरह का भी यूज किया गया था, तो भी मैंने आपको बता दिया कि तिरंगा वगैरह उस समय हरा, पीला और लाल रंग का हुआ करता था, और उस पे 8 कमल थे। और वो जो 8 कमल थे ना, वो ब्रिटिशर के 8 एरिया को, 8 क्षेत्र को, ठीक है, रिप्रेजेंट करते थे। ओके। और इतिहास की भी पुनर्व्याख्या की गई। इतिहास की पुनर्व्याख्या नहीं, जो भी हमने इतिहास में बहुत सारी चीजें, जैसे आर्यभट्टा ने जीरो की खोज करी थी, और जो हमारे रामानुजन जी थे, उन्होंने भी, मैथमेटिशियन थे वो, तो उनकी भी जो भी उन्होंने हिस्ट्री में जो भी अच्छे अच्छे काम करे थे वो सारा का सारा लिखा गया। और आपको पता है वंदे मातरम के बारे में तो आपको पता ही है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम वगैरह लिखा था 1870 के दशक में। ठीक है जी। तो ये सारी की सारी चीजें करी गई। क्या, पिक्चर का यूज किया गया भारत माता की, है ना, भारत माता का प्रतीक का यूज किया गया, लोक कथाएं लिखी गई, है ना, और चिन्ह का यूज किया गया, तिरंगे वगैरह का यूज किया गया। ओके, हमारे जो इतिहास है उसको दोबारा से लिखा गया, और साथ ही में हमारे लोकगीत वगैरह भी लिखे गए, गीत वगैरह जो वंदे मातरम है उसको भी लिखा गया, और ये गाया भी गया बहुत बड़े लेवल पे। ठीक है, और इससे हुआ क्या, लोगों में एकजुटता की भावना जागी। यस और नो, क्लियर हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं है ना इसके अंदर। चलो, तो बाकी ये सारे के सारे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पर क्लियर होते हैं। कुछ टाइम में इसकी जो पीडीएफ है, ठीक है, एक चीज और बता देता हूँ यार मैं यहाँ पर, वो चीज क्या है, वो है जी, जस्ट अ सेकेंड, बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आप थोड़ा, वो है ना 31 जनवरी होना चाहिए। हाँ, लॉर्ड इरविन ने जो लेटर लिखा था ना, वो 31 जनवरी को लिखा था, कहीं कहीं वहां पर इसी पीडीएफ के अंदर मैंने 31 मार्च लिख दिया है, उसको सही कर लेना, टाइपिंग में मेरे से मिस्टेक हो गई होगी, समझ जाओ यार, ये टाइप करने में बहुत डिफिकल्टी होती है ना। चलो, बाकी क्लियर हो गए ना आपको। अगर कोई दिक्कत आए तो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। इस चैप्टर के वीडियो को, मतलब जो इस चैप्टर के एमसीक्यू है उसको देखना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है जी। बाकी इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हो चुके हैं। चैप्टर की अगर वीडियो देखना चाहो तो देख लेना। मेरे को पता है कि अगर आपने ये चैप्टर बेसिकली नहीं करा होगा ना तो आपको दिक्कत पक्का आएगी, तो इसलिए चैप्टर को थोड़ा बहुत समझ लेना। और बाकी जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल है, जैसे मेन पॉइंट टेक, ठीक है, पहले तो मैं मेन पॉइंट टेक के बारे में बता देता हूँ। मेन पॉइंट टेक पे बेसिकली मैं अर्निंग से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ कि एक स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकता है, एनिमेशन वीडियो फोन से, लैपटॉप से कैसे बना सकता है, उसको यूट्यूब पे अपलोड करके कैसे अर्न कर सकता है, ये सारी की सारी चीज़ें बताता हूँ।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एग्जाम के बाद इस पर बिल्कुल धुआंधार वीडियो आने वाली है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने $100 अर्न किया, तो उनको बहुत बहुत बधाई। और बाकी ये जो हमारा ब्लॉगिंग चैनल है भरत कुमार कोरवाल, और इसमें मैं डेली लाइव आ रहा हूँ। आपके एमसीक्यू वगैरह हम यहीं पर करते हैं, दिखा दूं? ये देखो लाइव, 5 घंटे पहले, 4 घंटे ये लाइव लिया है मैंने। यस सर नो, ये तो चलो 7 सेकंड का है, ये तो ये नहीं है, ये वाली मेन लाइव है ये, ठीक है। तो 4 घंटे पहले बेसिकली मैंने लाइव लिया था, 1 दिन पहले लाइव लिया था, 3 दिन पहले। ये क्या हो रहा है, लाइव हो रहा है, एमसीक्यू वगैरह करते उससे पहले हिस्ट्री का ही लिया था, ठीक है जी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस वाले, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और बाकी जितने भी चैप्टर उन सबके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू और चैप्टर की वीडियो, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाकी चैप्टर की वीडियो भी मिल जाएगी आपको, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मेन पॉइंट स्टडी 10 टेलीग्राम चैनल का नाम है। मिलते जी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर सपोर्ट, बाय बाय।